हेलो जी, एस फॉर पीसीएस में आपका वेलकम है। आज से मैं एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जो कि क्लास 6 से 12 तक की हिस्ट्री की टॉपिक होंगे, जो चैप्टर वाइज मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हिस्ट्री है इसमें कौन से क्लास में क्या पढ़ना है। जैसे क्लास 6 जो है इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा। क्लास 7 में आवर पास्ट में मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक होंगे। क्लास 8 में आवर पास्ट करके दो बुक पतली पतली सी हैं, तो इसमें आप मिडाइवल टू मॉडर्न की तरफ बढ़ोगे। क्लास 9 में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, क्लास 10 में वर्ल्ड एंड इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। क्लास 11 में वर्ल्ड हिस्ट्री और क्लास 12 में जो बुक आती है वो 3 पार्ट में होती है। तो फर्स्ट पार्ट में आप एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड पार्ट में मिडाइवल और थर्ड पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे। सबसे पहले हम आज जो बात करेंगे क्लास 8 हमारे अतीत के भाग फर्स्ट को हम देखेंगे। इसके चैप्टर 2 को जिसका हेडिंग है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो ये जो टॉपिक है, यह जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ चैप्टर ही नहीं, ये पूरी की पूरी बुक ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बुक में यह है कि जैसे इस चैप्टर में आप देखोगे तो आप यह पढ़ोगे कि जैसे अंग्रेज़ यहाँ इंडिया में आए थे तो सबसे पहले वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, पर धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य को जो है विकसित करने लगे और एक विशाल साम्राज्य के रूप में गठित किए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसा कैसे हुआ। तो दिल्ली जो कि पहले अकबर और औरंगजेब के टाइम पर काफ़ी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली प्रभावी केंद्र था, पर जैसे जैसे मुग़ल बादशाहों की शक्ति कम होती गई, जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जैसे 1707 में आप देखोगे तो उसके बाद से यह काफ़ी कम प्रभावी क्षेत्र रहा। जैसे औरंगजेब के बाद जो शासक आए वह उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने औरंगजेब से पहले तक के शासक थे। तो यह जो प्रभावी क्षेत्र काफ़ी कम हो गया। और फिर और जो मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार जो भी पहले शांत थे वो बाद में अपनी ताकत दिखाने लगे और क्षेत्रीय रियासत कायम करने लगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा है, आप देखो यहाँ जूम करके यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ पहल एक छोटी सी यहाँ पे देखो एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए। उन्हें यहाँ के इलाकों पर कब्जे में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह एक दिन विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। तो यहाँ इसके बाद हम देखेंगे जैसे ये रहा पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो यह पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया में आई, तो आप देखना कि जैसे 1600 ईस्वी में, यहाँ ये रहा जूम करो तो आप देखो यहाँ 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के द्वारा एक अधिकार मिल जाता है कि वह एक अकेली ऐसी कंट्री होगी जो भारत में आकर व्यापार कर सकेगी। फिर क्वीन एलिज़ाबेथ द्वारा उसे यह अधिकार मिला। इसका मतलब यह हुआ कि अब किसी तरह का कोई भी रुकावट नहीं होगा, कोई भी रुकावट नहीं होगी। अब किसी तरह का कोई भी और ट्रेड ग्रुप है इंग्लैंड से आ नहीं सकती थी। और फिर क्या हुआ कि जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही यह अधिकार मिले थे। जैसे ये जो अधिकार थे वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिले ये थे कि वो इंग्लैंड से आकर यहाँ पर ट्रेड कर सकती है, व्यापार कर सकती है। जब उन्हें यह अधिकार मिला तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी जगहों को खोजा जाए जो कि कुछ ऐसे देशों में पाया जाता है जहाँ सस्ते व्यापार, जैसे वो यहाँ से सस्ते व्यापार करते और महंगे यहाँ के सामानों को यूरोप में जाकर महंगे दामों में बेचते। तो सबसे पहले अंग्रेज जैसे यहाँ देखो आप, सबसे पहले यहाँ ये अंग्रेज भारत आए और फिर उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में शासन करना नहीं बल्कि व्यापार करने के लिए आए थे। और फिर वस्तु का व्यापार मुख्यतः, जैसे यहाँ पे देखो ये रहा
कि जैसे यह सारी कंपनियां जो थी एक जैसी ही चीज़ खरीदने चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की दिलचस्प ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा वहाँ पे काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनी के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा में भारतीय बाज़ारों की इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और इनको मिलने वाला मुनाफा जो था, भारतीय बाज़ारों में क्या हुआ कि इनका मिलने वाला मुनाफा घटने लगा और यूरोप के बाज़ार में इसका मुनाफा बढ़ने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि जो दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब से बाज़ार में आने से नहीं रोक सकता था, ये जो लॉ था ये दूसरे को नहीं रोक सकता था। जब इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर को पार करके पुर्तगालियों ने जब भारत के पश्चिम तट में अब मतलब जैसे वो आए, जैसे आप देखोगे केप ऑफ गुड हर्ट कहाँ है, ये तो जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है यह है केप ऑफ गुड हर्ट। तो ब्रिटिश यहाँ से ऐसे होते हुए इंडियन ओशन को पार करके यहाँ इंडिया की तरफ आते हैं। उसके बाद से क्या हुआ कि जैसे कि पुर्तगालियों ने भारत की पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करी। जैसे वहाँ यहाँ पहुँचे, फिर वो गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल की खोजी यात्रा में वास्को द गामा 1498 में पहली बार भारत आए। ठीक है, इसके बाद इन सभी कंपनी में एक दूसरे से युद्ध होने लगी। जैसे क्या हुआ कि जैसे कोई भी जो कंपनी थी चाहती थी कि जैसे पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और सभी चाहते थे कि वो यहाँ से अधिक मुनाफा कमाए और अपने यहाँ उसको जाके मुनाफा में बेचे और यहाँ कम से कम समय में वो यहाँ से सामान ले जाए। पर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल से व्यापार शुरू करती थी, तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो कि 1651 में हुगली नदी के किनारे से शुरू हुई। फिर यह जो कंपनी थी व्यापार से अपनी काम चलाती थी। ठीक, तो आप फैक्टर मतलब किसे कहते हैं आपको पता है? तो इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। जो भी व्यापारी यहाँ आते थे उन्हें फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री से वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। फिर उसको दफ्तर में कंपनी के अफसर जो बैठे होते थे, जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागर और व्यापारियों की फैक्ट्री के आसपास आकर जैसे बसने शुरू हो गए। जैसे यहाँ वो व्यापार करना स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ इसकी चारों तरफ के क्षेत्र को वो आकर यहाँ बसने लगे। फिर जैसे ही वहाँ एक जो पश्चिम की तट था, तो वहाँ पे एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बना। फिर अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार किया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करे। मतलब जैसे बिना किसी टैक्स के वो यहाँ से व्यापार करके जाए। फिर कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा जो रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगे। ठीक है, उसके बाद उदाहरण के लिए आप देखोगे कि औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें ही इनके द्वारा टैक्स फ्री आप कह लो अधिकार मिला था। ओके, तो फिर आप आगे यहाँ देखो, मैं आगे देखती हूँ। जैसे ये रहा कि जैसे व्यापार से युद्ध तक का, तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत कंपनी बंगाल के नवाब में टकराव काफ़ी बढ़ गया था। जो कि बंगाल के नवाब थे उस टाइम में, उनमें काफ़ी ही ज़्यादा जो था टकराव बढ़ गया था। जैसे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि औरंगजेब की जो मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्हें दूसरी दूसरी जो क्षेत्र था उस पे भी उनको अधिकार जमाना था। फिर ऐसा क्या हुआ, मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब बने। ये सभी जो थे काफ़ी ही शक्तिशाली थे। उन्हें अपनी कंपनी की रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले उन्हें नजराने मांगे। जैसे उन्हें
के ढालने का अधिकार नहीं था और किलेबंदी को बढ़ाने से रोका। फिर ऐसा कंपनी जो थी काफ़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें दलील दी कि वह बंगाल सरकार के राजस्व वसूली कम होती जा रही है। ऐसे देखो कि जैसे क्या हुआ कि कंपनी ने ही धीरे धीरे उन पे आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए। फिर कंपनी जो थी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, जैसे कुछ टैक्स होते थे उसे भी वो चुकाने से इनकार करने लगी। उसके अफसरों से अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और फिर नवाबों को अधिकारों को अपमानित करने का प्रयास किया। जैसे जो भी नवाब थे उन्हें या क्या करते थे कि अपमानित करने का प्रयास करते थे और उनका अपमान करते थे। कंपनी मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों को बेतुकी मांगे काफ़ी कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। जैसे उनका ये कहना था कि इनकी मांगों से उनका व्यापार बर्बाद हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। मतलब जैसे ये जो नवाब थे ये क्या किए थे, वहाँ शुल्क जैसे टैक्स रख दिए थे, बट कंपनी का कहना था कि यह तभी फल फूल सकता है जब यहाँ से वो टैक्स हटा दें। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि व्यापार फैलने के लिए उसे आबादी बढ़ानी होगी और गांव खरीदने होंगे, फिर किलो का पुनर्निर्माण करना होगा। जैसे उन्हें बहुत अधिक मात्रा में अधिक से अधिक गांव खरीदने होंगे, ज़मीन लेनी होगी, फिर किले बनवाने होंगे। ऐसे ऐसे वो मतलब यहाँ फैलना चाहते थे। आप देखना तो आप अक्सर देखना एनसीईआरटी की बुक में क्या होता है कि साइड में ऐसे कुछ कुछ बने होते हैं बॉक्स में। तो ये जो बॉक्स में जो भी लिखा होता है आप इसको पढ़ना, यह काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अक्सर क्या होता है कि एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ लिखा जाता है कि क्या आप जानते थे कि पलासी का नाम किस तरह पढ़ा, तो किस तरह मतलब पढ़ा। तो देखो दरअसल जो इसका असली नाम था वो पलासी था, जिसे अंग्रेज बिगाड़ कर पलासी कर दिया। इस जगह को पलासी, यहाँ आने जाने वाले को पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। जो पलास की खूबसूरत लाल फूल जो थे वो उनसे गुलाल बनाया जाता था, जिसको होली में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि होली का जो गुलाल बनाया जाता है वो किस फूल से बनाया जाता है, तो आप कहना पलास का फूल। उसके बाद चलिए हम यहाँ देखते हैं प्लासी का युद्ध देखते हैं। तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत पे काफ़ी भय था। उन्हें यह था कि सिराजुद्दौला जो कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी जो व्यापारिक रियासत और अन्य सुविधाएं आसानी से देने से आनाकानी ना करे। मतलब जैसे वो क्या था कि वो यह चाहते थे कि जो भी वो कठपुतली अपना बनाए, मतलब नवाब बनाए, तो वो उनकी हर बात को मांगे, उनकी कोई भी फरमान को वह मतलब मना ना करे, सब चीज़ मानते जाए। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे क्या हुआ कि व्यापार और रियायती अन्य सुविधाएं आसानी से देने से आनाकानी ना करे। फिर कंपनी ने यह प्रयास किया कि सिराजुद्दौला की प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। जो मतलब उनके साथ थे उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करे। मतलब सिराजुद्दौला जब वो चाहते थे कि सिराजुद्दौला को हटा के उनके साथ जो भी हैं उन्हें सूबेदार वगैरह उसको नवाब बना दिया जाए, बट सिराजुद्दौला ने कहा कि कंपनी हमारे मामलों में टांग अड़ाना बंद करे। उसके बाद फिर यह कि किलेबंदी रोके, बाकायदा राजस्व चुकाएं। फिर जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे तो 13,000, यहाँ देखो 13,000 सिपाहियों के साथ नवाब में कासिम बाज़ार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री को हमला बोल दिए ये। ओके, इसके बाद यह कि नवाब का जो फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। जो नवाब की फ़ौज थी सिराजुद्दौला की, वो क्या किए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको जो फ़ौज थी, जो भी मतलब फ़ौज थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से क्या हुआ कि गोदाम पर ताला डाल दिया गया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज़ी जहाज़ को घेर लिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्जे
उधर कब्ज़े का रुख लिया। उसके बाद कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों में भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। जैसे रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, फिर इस सेना के नौसैनिकों ने बड़े बेड़े की मदद भी ली थी। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली, ठीक। तो अभी हमने देखा फिर आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के कंपनी के सेना का नेतृत्व किया और सिराजुद्दौला की हार हुई, ठीक। इसके बाद एक बड़ा कारण जो था कि सेनापतियों में जो कि मीर जाफ़र की कारगुजारी भी थी। जैसे मीर जाफ़र चाहता था कि वो नवाब बने, सिराजुद्दौला को तख्ते से हटाकर वो नवाब बने। फिर मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। जो मीर जाफ़र की सेना थी वो इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिए, जिसके कारण सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर वह उन्हें नवाब बनाएगा। तो जैसे हमने देखा अभी, ओके, प्लासी के युद्ध को। इसके बाद है कि जैसे प्लासी का जो जंग है इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। जैसे सबसे पहले कंपनी ने यही सिराजुद्दौला को हराया और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। फिर प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, फिर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। तो जैसा कि हमने देखा कि ऐसा अंग्रेज करते चले आ रहे थे, फिर हमेशा की तरह अंग्रेज यह भी चाहते थे कि जो मीर जाफ़र है वो अभी उनके इशारों पे नाचे, उनके हर फरमान को राज़ी करे। तो फिर हम देखेंगे जैसे कि कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पे नहीं चलते थे कि आखिरकार उन्हें यह भी अपनी प्रजा की नज़र में भी सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती, जब मीर जाफ़र कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। फिर मीर कासिम परेशान करने लगा उन्हें, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वो क्या किए, बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में, उसको भी हरा दिया। जैसे मीर कासिम को वो बक्सर की लड़ाई करके 1764 में उसे हरा दिया गया, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। अब जो था कि नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने होते थे। फिर कंपनी सैनिक खर्चों से निपटने जैसे व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों पर पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा ज़्यादा कमाई चाहती थी। जैसे वो चाहती थी कि वो पूरे साम्राज्य को धीरे धीरे अपनी बढ़ोतरी बनाते रहें। फिर 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु होती है तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके होते हैं। कंपनी जैसे क्या चाहती है, जो कठपुतली नवाबों के साथ अपना जो ख़राब अनुभवों को देखती है, देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद नवाब बनना होगा। फिर आखिरकार 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी की बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। फिर दीवान मिलने के कारण कंपनी को बंगाल विशाल साम्राज्य साधनों पर नियंत्रण करना पड़ा। ऐसे हम देखेंगे कि प्लासी की जो जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की जो निकासी होती थी वो कम आने लगी। जैसे जो ब्रिटेन से सोना वगैरह आता था वो कम आने लगा। क्यों ऐसा कम आने लगा? क्योंकि जो इन पे इनका खुद ही अधिकार हो गया, तो ये किसी तरह का टैक्स वगैरह जो थी वो तो वहाँ से यहाँ आती नहीं थी, जैसे ब्रिटेन वगैरह से। बट बंगाल के जो दीवान मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं थी। अब भारत से होने वाली जो आमदनी थी कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी और इन कमाई से भारत में सूती और रेशमी कपड़ा जो था वो भी खरीद सकती थी, अपनी फ़ौजों को भी संभाल सकती थी और कलकत्ता में किलों और दफ्तर के निर्माण को भी उठा सकती थी। तो ऐसे ही हमने देखा कि कंपनी कैसे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसे भारत पे अधिकार
अपना साम्राज्य विस्तार किए। ओके, इसके बाद जैसे नवाब की जो थी कुछ शिकायत थी, तो इसे आप जो ये बॉक्स है इस बॉक्स को पढ़ना कि जब वे पहली बार हमारे देश में आए तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए। जैसे इन्होंने जो कंपनी थी वो नवाब से ऐसे कहें कि आप मुझे फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए। फिर उन्होंने ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने क्या किया, मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। उसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो कि नदी से जुड़े थे। दीवारों पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उसमें बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने रहने के लिए तैयार कर दिया और 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे थे। जैसे वो उल्टा ही नवाब से राजस्व वसूल करने लगे। ओके, तो ऐसे हमने इस चैप्टर के एक पार्ट को देखा। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ जो भी मैसेज होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।